डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित कक्षा 10 बहुपद बहुपद का ये पार्ट 2 है। इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे प्रश्नावली 2.2 के पहले के उदाहरण। प्रश्नावली 2.2 के पहले के उदाहरण को कैसे हमें हल करना है, कैसे हम इनको सरल कर सकते हैं और इस पॉइंट से रिलेटेड बातें क्या हैं, इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। ये चैप्टर 2 बहुपद आपका जो चैप्टर है उसका पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 में आप प्रश्नावली 2.2 के पहले के उदाहरण को सीखेंगे कि कैसे हमें इनको सरल करना है। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपके सामने उदाहरण नंबर 2 लिखा है। आपने पिछले वीडियो लेक्चर में उदाहरण नंबर 1 को किया जो कि प्रश्नावली 2.1 के पहले था। ये उदाहरण 2 है। डियर फ्रेंड्स, उदाहरण को करने से पहले कुछ इससे बेसिक बातें हैं जिनको हम समझेंगे कि वो बेसिक बातें क्या हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपने सीखा पिछले वीडियो लेक्चर में कि बहुपद क्या होता है और बहुपद कितने प्रकार का होता है। इसमें बात करेंगे, देखिए द्विघात बहुपद। यहाँ द्विघात बहुपद है कि शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ शून्य ज्ञात करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो हमको ये समझना है कि शून्य क्या होता है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में आपने समझा कि शून्य होता क्या है, जो उसमें चर हो, चाहे वो x हो, y हो, a हो, z हो, b हो, कोई चर हो, जो उसका वैल्यू आता है उसी को हम उस बहुपद का क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ द्विघात बहुपद है। हमको इस वीडियो लेक्चर में या इस पूरे बहुपद चैप्टर में आपको दो ही पढ़ना है, एक द्विघात बहुपद पढ़ना है और एक त्रिघात बहुपद। तो सबसे पहले इनको समझते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद। तो डियर फ्रेंड्स, द्विघात बहुपद दुनिया का कोई भी द्विघात बहुपद होगा तो इसी रूप का होगा, ax² प्लस bx प्लस c, इसी के रूप में होगा। जहां ध्यान रखना a इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना। दुनिया का कोई भी द्विघात बहुपद होगा वो आपको इसी रूप में मिलेगा। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। व्यापक रूप मतलब जो भी द्विघात बहुपद बनेंगे इसी पर बनेंगे, जहां ये कभी नहीं जीरो हो सकता है, बी हो सकता है और सी भी हो सकता है, लेकिन ए का जो मान होगा कभी शून्य नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप इस तरह से होता है, अर्थात दुनिया का कोई भी द्विघात बहुपद होगा तो इसी तरह से लिखा जाएगा। ए का मान कभी भी जीरो नहीं होगा, बी और सी का मान जीरो हो सकता है। इस बात को आपको समझना है। तो आप डियर फ्रेंड समझना है कि इसके शून्य क्या होंगे। तो इसके शून्य जो x चर है, यहाँ पर जो a b c है ये एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, इस बात को समझना है। जो a b c है एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, ये आपको चर काउंटिंग नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना। तो इसमें चर क्या है, x। तो जो x का वैल्यू होगा उसी को हम इसका कहेंगे शून्य। ठीक है। तो इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध पता कर लेते हैं, संबंध क्या होता है। तो मान लीजिए इस द्विघात बहुपद के आपके दो शून्य मिलते हैं, एक मिलता है अल्फा और एक मिलता है बीटा। ये सिंबल है अल्फा और बीटा के, इस तरह से बना हो तो अल्फा और इस तरह से बना हो तो बीटा। द्विघात बहुपद के कितने शून्य होंगे, दो। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया कि जितने उसकी घात होगी उतने ही उसके शून्य होंगे। द्विघात बहुपद है तो दो शून्य, त्रिघात बहुपद है तो तीन शून्य, रैखिक बहुपद है तो एक शून्य होंगे, चतुर्घात बहुपद है तो चार शून्य होंगे। इस प्रकार से जितनी उसकी अधिकतम घात होगी उतने उसके शून्य होंगे। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए कि इसके जो शून्य है वो अल्फा और बीटा है, दो ही शून्य होंगे, तो उनको मैंने मान लिया कि क्या है, अल्फा और बीटा। तो यदि इसके शून्य अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का योग अगर निकाला जाए, ध्यान समझिएगा, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ये आपको याद रखना है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके मदद से आपको क्वेश्चन को हल करना है। यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, तो शून्यकों का योग जब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, मतलब बी का मान जो होगा वो और ए का मान होगा जो उसके बराबर होगा।
अच्छा, इसी को हिंदी में समझे तो हिंदी में इसको हम लिख सकते हैं, इसी बात को ध्यान समझिएगा, इसी बात को हम इस तरह से लिख सकते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर, ध्यान समझिएगा, शून्यकों का योग बराबर माइनस लगा दीजिए, माइनस लगा है। फिर देखिए बी जो है कहां पर है, यहां पर है। बी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है। गुणांक आपको पता होगा, यदि नहीं पता है तो समझ लीजिए, जिस अंक का एक्स में गुणा हो उसी को हम कहते हैं गुणांक। तो एक्स में कितने का गुणा है, बी, तो बी इसका गुणांक हो गया। तो एक्स का गुणांक क्या है, बी। तो यहां पर देखिए क्या लिख देंगे, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक। ठीक, इतनी बात समझ में आ गया। बटे कर देंगे, ये क्या है, ये देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का ये गुणांक है, तो नीचे लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो इस तरह से आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, बात वही लिखा है, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटा ए के। अब इसी को मैंने हिंदी में डिफाइन कर दिया है कि शून्यकों का योग बराबर बी जो है एक्स का गुणांक है तो माइनस एक्स का गुणांक होगा, और ये जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझिए, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का जो मान होगा वो होगा आपका सी वाई ए। क्या होगा, सी वाई ए। इन बातों को बहुत ही जरूरी है समझना, यदि आप इनको नहीं समझ पाएंगे तो किसी भी क्वेश्चंस को आप पर्सनावली के 2.2 के या उदाहरण हो या क्वेश्चंस को सरल नहीं कर पाएंगे। अल्फा इंटू बीटा, या इसको केवल आप अल्फा बीटा लिखेंगे तब भी सही है, अल्फा बीटा या अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल जो होगा सी बटा ये होगा। अब इसको अगर हिंदी में डिफाइन किया जाए तो यहाँ क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ध्यान से समझिएगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है, ध्यान से समझिए, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है, ध्यान देखिए, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है, सी क्या है, अचर पद, तो यहाँ लिख देंगे अचर पद, सॉरी यहाँ लिखना है आपको अचर पद, और बटे इसको देखा जाए क्या है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये हो गया। इस बात को आपको समझ में आ गया होगा कि दुनिया का कोई भी द्विघात बहुपद होगा तो इस फॉर्म में होगा, इसीलिए इसको द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कहते हैं। ठीक है, और जहां पर ये जो होगा कभी जीरो नहीं होगा, और यदि इस द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा है, क्योंकि द्विघात बहुपद के शून्य दो ही होंगे तो उनको मान लीजिए अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बाई ए, यानी इसको हिंदी में कहा जाए तो शून्यकों का योग बराबर होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का जब गुणा करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा, शून्यकों का जब गुणा करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो सी बाई ए के बराबर आएगा। यानी अगर हिंदी में कहा जाए तो शून्यकों का गुणनफल जो होगा अचर पद, यानी सी जो है वो अचर पद है, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गया कि हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। ठीक, तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। दुनिया का कोई भी बहुपद होगा तो इस रूप से होगा, शून्यकों का योग इस प्रकार से होगा और शून्यकों का गुणनफल इस प्रकार से होगा। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। क्या है, द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद। ठीक है, आप समझ लीजिएगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप इस तरह से होता है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल इस तरह से होगा। ठीक, अब डियर फ्रेंड्स, आप त्रिघात बहुपद को समझेंगे तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है, त्रिघात बहुपद का
व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप इस प्रकार से होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। लेकिन यहां भी ध्यान रखना है, जो ए होगा ए इक्वल टू नॉट जीरो होगा, मतलब ए कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि ए जीरो हो गया तो ये त्रिघात बहुपद नहीं होगा, ये बन जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है, इसलिए ये कभी भी शून्य नहीं होगा। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है इस प्रकार से होता है, यानी सरल भाषा में आपसे कहें तो दुनिया का कोई भी त्रिघात बहुपद होगा इसी रूप में लिखा जाएगा, जहां पर ये जीरो नहीं होगा। अब त्रिघात बहुपद होगा, क्योंकि इसकी त्रिघात है, तीन घात वाला है, तो इसके जो शून्यक होंगे वो तीन होंगे। कितने शून्यक होंगे? तीन। अब मान लीजिए अगर पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है और तीसरा शून्यक गामा है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, इसके तीन शून्यक होंगे, अल्फा बीटा गामा। तो शून्यकों का योग जो होगा, यानी कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और प्लस जब गामा को आप जोड़ेंगे, योग करेंगे, तो जो इसका मान आएगा वो आएगा माइनस बी बाई ए। क्या आएगा? माइनस बी बाई ए। जब इनके शून्यकों का योग करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसका जो मान आएगा माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो ये माइनस बी बाई ए के बराबर आएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जिसको नोट करते रहना है आपको, तभी आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। अच्छा, इसको सरल भाषा में कहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होगा किसके? यहां माइनस लगा दीजिए। अब इस b को समझिए, यहाँ b कहाँ है? यहां पर है। तो अभी मैंने बताया ये b किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा कर देंगे। और ये कहां पर है? यहां पर है। ये किसका गुणांक है? एक्स क्यूब का गुणांक। तो यहां लिख देंगे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो इसको आप हिंदी में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं ऐसा, शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब शून्यकों का जो दो शून्यकों का जब गुणनफल करेंगे, सॉरी दो शून्यकों का गुणनफल, यानी जब दो दो शून्यकों का गुणा किया जाएगा, ठीक है, जब दो दो शून्यकों का गुणा किया जाएगा तो उनका जो गुणनफल आएगा, उनके गुणनफलों का योग जो आएगा वो क्या आएगा? यानी समझिएगा, यानी अल्फा और बीटा को गुणा कर लीजिए, ठीक है, बीटा और गामा को गुणा कर लीजिए, और फिर गामा और अल्फा को गुणा कर लीजिए, तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा सी बाई ए के। क्या आएगा? सी बाई ए के। मतलब दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, मतलब दो दो शून्यकों का जब गुणा करेंगे तो उनका जो आएगा योग वो सी बाई ए के बराबर आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। जब दो दो शून्य का गुणा करेंगे, देखो अल्फा बीटा यानी पहला दूसरा, बीटा गामा, ठीक है, दूसरा तीसरा, और फिर अल्फा सॉरी गामा अल्फा, ये तीसरा और पहला। जब इस प्रकार का इनका गुणा करेंगे तो जो आपका मान आएगा वो आएगा सी बाई ए, सी बाई ए। अब इनको अगर लिखना चाहे हिंदी में तो क्या लिखेंगे? हिंदी में देखिए समझिए, मतलब यहाँ दो दो शून्यकों का गुणनफल है, तो लिखेंगे दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, दो शून्यकों के गुणनफल का योग, ये क्या होगा? दो शून्यकों के गुणनफल का योग। तो दो दो शून्यकों का गुणा करेंगे तो उनका गुणनफल का योग जो होगा किसके बराबर होगा? सी बाई ए। अब यहाँ सी समझना है क्या है, तो सी देखिए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है जो एक्स का गुणांक है, तो यहाँ लिख देंगे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स का गुणांक बटे ये को समझिए,
तो ये यहाँ पर है यानी एक्स क्यूब का गुणांक है, तो यहाँ लिख देंगे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो ये आपको समझना है, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग जो होगा एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक होगा। अब शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा, बीटा और गामा को अगर गुणा कर लिया जाए तो इसका वैल्यू कितना आएगा? तो इसका वैल्यू आएगा माइनस डी वाई ए। क्या आएगा? माइनस डी वाई ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इनका जो वैल्यू आएगा माइनस डी वाई ए के बराबर होगा। अब अगर इसको और किया जाए तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल समझिए, पहला दूसरा तीसरा तीनों शून्यकों का जब गुणा कर लेंगे तो ये माइनस डी वाई ए आएगा, तो माइनस आपको लगा देना है। अब डी को समझना है, डी कहाँ है? यहाँ पर, और डी अचर पद है तो यहाँ लिख देंगे अचर पद। क्या लिख देंगे? अचर पद। और बटे में कर देंगे, क्या है ये? तो ये कहां पर है? यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब का गुणांक है, तो यहाँ लिख देंगे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? गुणांक। ठीक है, तो इस तरह से आपको त्रिघात बहुपद और द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता को आपको जांच करना है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में ये संबंध होते हैं, यानी शून्यकों का योग जो होगा माइनस बी बाई ए के होगा, दो शून्यकों के गुणनफल का योग जो होगा सी बाई ए होगा, और शून्यकों का गुणनफल जो होगा वो माइनस डी बाई ए के बराबर होगा। तो इस तरह से आपको इनको याद रखना है, द्विघात बहुपद से संबंधित बातें और त्रिघात बहुपद से संबंधित बातें, तभी आप क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे, अन्यथा क्वेश्चंस को आप हल नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद दोनों समझ में आ गए होंगे। अब आप क्वेश्चंस को आसानी से सरल कर पाएंगे। तो अब देखिए आपके सामने उदाहरण नंबर 2 है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इसका शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इन गुणांकों और शून्यकों के बीच में क्या संबंध है इसकी जांच करना है, जो मैंने द्विघात बहुपद में आपको बताया और त्रिघात बहुपद में भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अब चलिए इस क्वेश्चंस को सरल करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब प्रश्नावली 2.2 के पहले के उदाहरण में आप उदाहरण नंबर 2 को सरल करेंगे, उसके बाद इसी प्रकार से जितने भी उदाहरण इस प्रश्नावली के पहले होंगे सभी को सरल किया जाएगा। तो सबसे पहले इस उदाहरण को देखते हैं। तो इस उदाहरण में कहा गया है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हमें शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इस बहुपद को सबसे पहले लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, उसके बाद इस बहुपद का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। तो गुणनखंड आपने क्लास 8 में 9 में सीखा होगा, और यदि नहीं सीखा है तो इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो जब भी आपको गुणनखंड करना हो द्विघात बहुपद का या द्विघात समीकरण का, तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लेना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, तो जब कुछ ना लिखा हो तो क्या होता है? 1। ठीक है, और उसके बाद अचर पद लेना। अचर पद मतलब जिसके साथ कोई चर ना लिखा हो। तो देखिए इसके साथ लिखा है लेकिन इसके साथ नहीं लिखा, तो ले लेना अचर पद और उनको गुणा कर देना। एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा करना है, तो क्या आ जाएगा? 10। 10 एक कुल 10 हो जाएगा। अब आपको ऐसी दो संख्याएं लेनी है कि जब उनका गुणा करो तो 10 आए, और जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाला पद आए यानी 7 आना चाहिए। गुणा करने पर 10 और जोड़ने या घटाने पे 7। तो देखिए हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 5 गुणे 2। जब 5 गुणे 2 करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? 10। और जब आप 5 और 2 को जोड़ लेंगे तो आपको मिल जाएगा 7। इस तरह से आपको करना है। तो क्या लिखना है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 5। 2 प्लस 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। इस नियम को कहते हैं
मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना। तो मध्य पद को तोड़ा गया है, देखिए 7 को 2 + 5 के रूप में तोड़ा गया है, और फिर यहाँ लिख सकते हैं x और प्लस 10। ठीक है, आगे किया जाए फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो ये बन जाएगा 2x, और फिर इसमें भी होगा तो प्लस हो जाएगा 5x, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, आगे समझिए, आगे क्या करना है फिर, अब दो दो का आपको जोड़ा बनाना है, दो दो का क्या कर लेना है, जोड़ा बना लेना है। तो दो दो का जोड़ा बनाइए, तो इन दोनों को एक साथ कर लीजिए और इन दोनों को साथ, इन दोनों को एक साथ कर लीजिए और इन दोनों को एक साथ। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, क्या निकाल सकते हैं या किसका भाग दे सकते हैं, तो x का, यहाँ x निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है ये x इंटू एक्स लिखा है, और जब इस x को मैंने निकाल लिया तो क्या बचा x, तो यहाँ x लिख दीजिए, और प्लस 2x का मतलब है कि ये लिखा है 2 गुणे x, और यहाँ पर x निकाल लिए तो क्या बचा 2। इसी प्रकार से इसमें कीजिए प्लस, यहाँ से 5 निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2। ठीक, अब इनको और ध्यान से समझिए, तो यहाँ x + 2 है, यहाँ भी x + 2 है, तो x + 2 को आप निकाल लेंगे, x + 2 को, इसको निकाल लिए तो यहाँ केवल बचा x, और इसको निकाल लिए तो यहाँ बचा +5। तो ये हो गए इसके गुणनखंड। इस तरह से आपको गुणनखंड करना है। अब जब इसके आप गुणनखंड कर लिए, ध्यान से समझिएगा, जब आप इसके गुणनखंड कर लिए तो अब आपको क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक का मतलब होता है जब उस वैल्यू को रखा जाए उस बहुपद में तो उसका मान शून्य आना चाहिए। क्या आना चाहिए, शून्य। जिस वैल्यू शून्य वही होगा जिसको रखने पर उसका मान शून्य हो जाए, तभी शून्य है, अन्यथा शून्य नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए। तो शून्य के लिए जब करेंगे तो इसका मान जो होगा वो शून्य के बराबर होगा, यानी x² + 7x + 10 का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर होगा, तभी शून्य कहा जाएगा, अन्यथा शून्य नहीं हो सकता है। ठीक, अब इसको और ध्यान से समझिएगा, तो क्या होगा, इसका हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो ये आया x + 2 और फिर आया x + 5, और ये बराबर है 0 के। ठीक, जब दो संख्याओं का आपस में गुणा हो और उनके बराबर 0 हो तो हर एक के बराबर 0 होगा। जैसे समझिए, मैंने एक लिया x और दूसरा लिया y, ठीक है, और इनके बराबर रख दिया 0। अब अगर y को यहीं पर रहने दें, x को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा 0/x। आपको पता है इन दोनों के बीच में गुणा है, और जब भी गुणा को पक्षांतर करते हैं तो बटा हो जाता है, यानी भाग हो जाएगा। और ऐसे को आप सरल करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आ जाएगा 0, यानी y का मान जो 0 होगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो वो 0 आएगा, चाहे वो चर हो या अचर। इसी तरह से जब इसको करोगे, x को इधर रहने दो, y को ले जाओ तो ये हो जाएगा 0/y, और इसका भी मान आएगा 0, यानी x के बराबर हम 0 लिख सकते हैं और y के भी बराबर 0 लिख सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगा, इसके भी बराबर 0 होगा और इसके भी बराबर 0 होगा। तो यहाँ लिखेंगे, जब, ध्यान से समझिएगा, जब x + 2 = 0, ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा, इधर लिए तो 0 और ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x का मान आ जाएगा -2। ये आपको मिल गया पहला शून्य। ठीक, अब फिर लिखिए, पुनः ध्यान समझिएगा, पुनः जब इसको रखेंगे x + 5 = 0, तो x बराबर हो जाएगा 0 - 5, प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और x बराबर आ जाएगा -5, क्योंकि 0 में जोड़े या घटाएं कोई उसके वैल्यू में चेंजिंग नहीं होता है। ठीक, तो आ गया 5। अब इसके दो शून्य निकले, देखिए पहला आ गया आपका x का मान आया -2 और दूसरा है -5, यानी द्विघात बहुपद था तो इसके दो शून्य पता हो गए। तो शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य ज्ञात कर लिए, अतः द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य क्या होंगे, एक होगा -2 और दूसरा होगा -5। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख दीजिए नीचे इसके, देखिए मैं यहाँ पर आपके चूंकि स्पेस नीचे नहीं है इसलिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, आप लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद क्या द्विघात बहुपद है, x²
प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक -2 और -5 होंगे। इसके हो गए ये द्विघात बहुपद के शून्य। आप निकाले हैं बाकायदा, इसको सरल किए, उसके बाद आपको पता चला है। तो आपने शून्य ज्ञात कर लिया, शून्य ज्ञात किए, शून्य हो गया। अब कह रहा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब यहाँ पर आपको लिखना है, क्या समझिएगा, नीचे लिखना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, तो जांच कर लिया जाए। इस लाइन को आप ऐसे लिख देंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो इनके बीच में मैंने क्या संबंध बताया था कि शून्यकों का योग जो होता है, उस लाइन को लिखना है, शून्यकों का योग जो होता है माइनस क्या होता है, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ध्यान से समझिएगा इसको, अभी आपको पॉइंट समझ में आएगा। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यही तो होता है। अभी मैंने आपको बताया कि शून्यकों का योग जो होगा, शून्यकों का जो योग होगा वो माइनस x का गुणांक होगा और फिर क्या होगा, बटे x स्क्वायर का गुणांक होगा। इसको लिख दिए। अब शून्य का आपके कौन कौन है, तो शून्य का आपका एक है -2, तो यहाँ -2 लिख दीजिए और प्लस लगाइए क्योंकि योग निकालना है, और दूसरा है -5, तो -5 लिख दीजिए। ठीक है, ये प्लस क्यों लगा है, योग के लिए। अब बराबर लगाना है आपको, और यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए। अब आपको लिखना है x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझ सकते हैं बहुपद यही भी है और यहाँ पर वही बहुपद सेम है। तो x का गुणांक समझा जाए तो x का गुणांक क्या है, 7, तो 7 लिख देंगे और बटे में कर देंगे। x स्क्वायर का गुणांक, तो देखिए x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 1 लिख दीजिए। अब इसको और सरल करेंगे, ध्यान समझना है, तो ये हो जाएगा -2 और ये प्लस माइनस हो जाएगा -5 और ये आ गया -7, क्योंकि 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है। आप ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस का, तो माइनस लगा दीजिए और 5 तो हो गया 7 और ये भी -7 है। तो यहाँ पर देखिए दोनों बराबर है, यानी जांच हो गया। शून्य का, ये शून्य का है और ये क्या है, गुणांक, इनके बीच जांच हो गया, यानी दोनों बराबर आए। इसका मतलब जो हमने वैल्यू निकाला है, जिसका शून्य निकाला वो सही है। ठीक है, तो एक जांच हो गया। दूसरा भी जांच कर लीजिए, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, यहाँ पर लिखिए शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद, ध्यान से समझिएगा, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ये शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल देखा जाए तो शून्य का आपके क्या है, -2, तो -2 लिख दीजिए। गुणनफल निकालने के लिए गुणा करेंगे, दूसरा है -5 कर दीजिए, बराबर लगाइए। अचर पद देखिए, अचर पद यहाँ पर क्या है, 10, तो 10 कर दीजिए और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक जब कुछ ना हो तो 1, तो 1 लिख दीजिए। माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, ये आपको पता है, या ना पता हो तो याद कर लीजिए। माइनस गुणे माइनस प्लस होगा, प्लस गुणे प्लस प्लस होगा, एक माइनस और एक प्लस गुणा करा जाए तो माइनस होगा। ठीक, तो गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पर भी देखिए क्या है, 10, क्योंकि 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ भी देखिए दोनों वैल्यू हमारा क्या आ गया, बराबर। तो इस तरह से शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच आसानी से कर सकते हैं।
और इस तरह से इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व करना है। ठीक, अब अगला उदाहरण को समझेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने उदाहरण नंबर 3 है। उदाहरण 3 को समझेंगे। बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3 के शून्य के ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सेम क्वेश्चन है, जिस प्रकार से आपने उस क्वेश्चन को किया था सेम ऐसे ये भी इस क्वेश्चन को भी सरल करना है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनके शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये आपका द्विघात बहुपद है। इसको थोड़ा सा इसमें परिवर्तन आपको करना है, क्योंकि इसको आप मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स का वर्ग और माइनस, यहाँ पर अगर इसको करड़ी में 3 कर दे फिर वर्ग कर दे तो हमें 3 मिल जाएगा। ये ध्यान रखना आपको, कोई भी संख्या यदि करड़ी में है और उसका वर्ग कर दिया जाए तो पुनः वो संख्या आपको मिल जाती है, यानी 3 मिल जाएगा। यदि हम करड़ी में 3 का वर्ग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3। वही बात लिखा हुआ, बस थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया। ठीक, अब अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर सरल करेंगे तो बनता है एक कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में बनता है ए माइनस बी। तो इस आधार पर इसको रखा जाए तो पहले कोष्ठक में ए यानी एक्स और प्लस बी, बी मतलब करड़ी में 3, ठीक है, और दूसरे कोष्ठक में ये तो यानी एक्स और माइनस कर बी यानी करड़ी में 3। तो ये हो गए इसके गुणनखंड। ठीक है, अब क्या करना है इसको, अब यहां लिखना आपको शून्य के लिए, हर में ये बात लिखना है शून्य के लिए। जब भी आपको शून्य निकालना होगा तो उसके बराबर आपको शून्य रखना होगा। शून्य तभी पता चलेगा शून्य रखेंगे। ऐसा हम करते क्यों है, क्योंकि जो भी शून्य उसका आता है यदि उसको रखा जाए उस बहुपद में या समीकरण में तो उसका मान शून्य आएगा, तभी वो शून्य है, अन्यथा वो शून्य नहीं है। तो यहाँ पर हम रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। और जब हम इसका गुणनखंड किए तो हमें क्या मिला, x प्लस करड़ी में 3 और फिर मिला x माइनस करड़ी में 3 और इसके बराबर रखेंगे 0। जैसे कि अभी मैंने पिछले उदाहरण में बताया, इसके भी बराबर 0 होगा और इसके भी बराबर 0 होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे जब, ध्यान समझिएगा, जब x प्लस करड़ी में 3 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 0 माइनस करड़ी में 3 और सरल करेंगे तो आ जाएगा माइनस करड़ी में 3। ये पहला आपका शून्य मिल गया। इसी प्रकार से पुनः यहां लिखिए, पुनः जब x माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, x माइनस करड़ी में 3 इक्वल बराबर जो 0 होगा तो x बराबर हो जाएगा आपका 0 प्लस करड़ी में 3, यानी आपको मिल जाएगा x बराबर करड़ी में 3। ये इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, तो आपको दो शून्य मिले, एक ये शून्य और एक ये शून्य, और द्विघात बहुपद होगा तो उसके दो ही शून्य होंगे, इसकी घात 2 यानी द्विघात बहुपद है। तो यहां आप लिख देंगे आप, अतः बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य माइनस करड़ी में 3 और करड़ी में 3 है, माइनस करड़ी में 3 और करड़ी में 3 है। ये आपको शून्य का पता चल गया। तो जब आपको शून्य मालूम हो गया तो अब इनके बीच जो संबंध है उसकी जांच कर लिया जाए। इसी के नीचे आप लिखेंगे, आप, मैं यहाँ पर साइड में आपको बता रहा हूं, आप नीचे इसी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, क्या कर लेना है, जांच, आपको जांच करना। ठीक है,
तो जांच करने के लिए द्विघात बहुपद के बारे में बताया गया। शून्यकों का योग बराबर, लिख दीजिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इस बात को याद रखना, तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो देखा जाए शून्यकों का योग, तो शून्य कौन है, माइनस करड़ी में 3, तो लिख देंगे माइनस करड़ी में 3, योग करने के लिए प्लस लगाएंगे, प्लस, और दूसरा है करड़ी में 3, तो करड़ी में 3 रख दिए, बराबर यहाँ पर आपको लगाना है माइनस एक्स का गुणांक। तो इसमें देखा जाए जो आपका बहुपद है यही है, इसमें एक्स नहीं है, यानी जब एक्स ना हो तो उसका गुणांक क्या होगा, 0, क्या होगा, 0, ठीक है। जब कोई वैल्यू हमको ना पता हो तो वहां शून्य लिखेंगे, और बटे, बटे ध्यान दीजिएगा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ समझिए क्या है, 1, तो 1 लिख देंगे। जब कुछ ना उसके आगे लिखा हो तो 1 होता है, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1। अब इसको सरल किया जाए तो माइनस प्लस घटेगा, माइनस प्लस क्या होगा, घटेगा, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, 0, और ये भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो पहला पता चल गया। अब फिर दूसरा निकाल लीजिए, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, होता यह है अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल किया जाए, गुणा किया जाए, तो शून्यक है -3 माइनस करड़ी में 3, फिर है इनका गुणा करना है और आपका गुणा करना है करड़ी में 3, ठीक। तो जब इनका, सॉरी यहाँ नीचे लिख दिया है थोड़ा, फिर ध्यान देंगे, एक है माइनस करड़ी में 3 और दूसरा है करड़ी में 3, और अचर पद क्या है, तो अचर पद जिसके साथ कोई चर ना हो, तो 3 है तो 3 लिख देंगे, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणा, तो एक्स के आगे कोई नहीं अंक है तो लिख देंगे 1। अब जब दो संख्याएं करड़ी में हो उनका आपस में गुणा किया जाए, जब दो संख्याएं करड़ी में उनका आपस में गुणा किया जाए तो क्या हो जाता है, करड़ी समाप्त हो जाता है। तो ये करड़ी समाप्त हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, और ये करड़ी समाप्त हो जाएगा 3, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 3 लिखा गया है इसका सिंबल देखना है, यहाँ पर क्या लगा है, माइनस, तो यहाँ माइनस आपको लगाना है, प्लस रहेगा तो नहीं लगाना है, लेकिन माइनस है तो लिखना है, तो यहाँ -3 होगा, यानी ये भी -3 हो गया। तो ये देखिए दोनों वैल्यू क्या आ गया, सेम। तो इस प्रकार से शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो उदाहरण नंबर 3 को आप ऐसे ही सरल करेंगे। डियर फ्रेंड्स, उदाहरण नंबर 4 आपके सामने है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, मतलब -3 जो है ये योग है और 2 जो है वो गुणनफल है, इसलिए क्रमशः शब्द लिखा है, मतलब जो पहले दिया है वो पहले का वैल्यू है और जो बाद में दिया है वो दूसरे का वैल्यू है। और आपको बताना क्या है, द्विघात बहुपद, क्या बताना, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो समझिए, द्विघात बहुपद का मैंने व्यापक रूप बताया कि दुनिया का कोई भी द्विघात बहुपद होगा तो किस रूप का होगा। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ लिखना द्विघात, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है आपका, है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है तथा, या तथा लिख दीजिए, तथा इसके शून्यक, इसके शून्यक अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा ही मैंने बताया था आपको, अल्फा और बीटा है, तब ध्यान समझिएगा, अल्फा और बीटा है,
द्विघात बहुपद का व्यापक रूप x, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इसके शून्य अल्फा और बीटा है। तब आपने क्या पढ़ा, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ये मैंने आपको शुरू में बताया। अल्फा प्लस बीटा को मैंने ये भी कहा, इसका मतलब होता है शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग यहाँ पर क्या दिया है -3, यानी यहाँ पर है -3, और इसको हम लिख सकते हैं बटे में 1 और बराबर यहाँ देखिए माइनस बी बाई ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको तुलना करना है, तो तुलना कर दिया जाए तो लिख देंगे दोनों पक्षों का तुलना करने पर, दोनों पक्षों का तुलना करने पर, दोनों पक्षों का तुलना कर दीजिए तो क्या आएगा, माइनस बी बराबर आएगा -3, तो बी बराबर आपको मिल जाएगा 3। ठीक है, और ये का तुलना करेंगे तो ये बराबर आपको मिलेगा 1, तो ये तुलना करने पे मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार से और समझिए, अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा का यानी गुणनफल जो दिया है वो 2 दिया है, तो यहाँ लिख दीजिए 2। ठीक है, क्या लिख दीजिए 2 और बराबर सी, और सी आपका सी रहेगा और ये यही रहेगा बटे इसको 1 कर सकते हैं। यहां भी दोनों पक्षों का तुलना कर दीजिए, तो लिखिए दोनों पक्षों का तुलना करने पर, दोनों पक्षों का तुलना कर दीजिए तो यहाँ जो सी का मान होगा वो 2 होगा, जो जिसके सामने पड़ेगा वही उसका वैल्यू होगा, तो सी का मान 2 होगा और ये का मान 1 होगा। ठीक है, ए का मान 1 होगा, तो ये दो वैल्यू निकले। इस प्रकार से आप कह सकते हैं, यानी अतः ये बराबर होगा, यहां से देखें, ये बराबर 1, v बराबर आपका कितना आया है 3, और c बराबर आपका आया है 2, c बराबर 2 है। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ये v और c का मान द्विघात बहुपद के व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रखने पर रख दिया जाए तो आपको मिल जाएगा द्विघात बहुपद। यहां लिख देंगे द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद क्या बनेगा, मान रखा जाए तो a का मान 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b लगा b का मान 3 है तो 3x, और प्लस लगा प्लस c का मान 2, तो ये 2 हो गया, यही आपका बनेगा द्विघात बहुपद। तो इस तरह का अगर आप क्वेश्चन दे रहा है आपको तो ऐसे ही सरल करना है। ठीक है, इस तरह। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 5 है, जांच कीजिए कि द्विघात बहुपद px इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्य जो है वो 3 है, -1 है और -1/3 है। ये बताना इसके शून्य है या नहीं है। तो कोई भी मान किसी भी बहुपद या समीकरण का शून्य होगा जब उसको उसमें रख देने से उसका वैल्यू शून्य हो जाए, यानी शून्य आ जाए, जब उसको रखा जाए तो उसका शून्य हो जाए। तो सबसे पहले हम इसी को जांच कर लेते हैं। तो आपका जो बहुपद है वो क्या है, px इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर और माइनस 11x माइनस 3, यही है। अब सबसे पहले जहां जहां x है वहां 3 रखते हैं। ठीक है, और रखा जाए तो ये हो जाएगा p और इसके स्थान पर हो जाएगा 3। अब जहां 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 x है वहां 3 रखना, तो ये हो जाएगा 3 इंटू, यहाँ भी देखिए x है तो इसका भी हो जाएगा और फिर इसका q हो जाएगा, माइनस यहाँ देखिए 5 है 5, यहाँ भी x है तो यहाँ भी 3 करना, फिर इसका स्क्वायर और फिर माइनस, इसको और सरल करेंगे, ये हो जाएगा x का वैल्यू 3 और माइनस 3। अब इनको और सरल किया जाएगा तो देखिए ये हो जाएगा 3 गुणे
जब 3 को आप 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 27। कैसे आएगा? 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। ठीक है, माइनस ये देखिए 5 हो जाएगा और माइनस सॉरी यहाँ गुणा रहेगा, इसको 2 बार गुणा करेंगे तो 9 आएगा और ये हो जाएगा 11 33 और फिर -3। और सरल किया जाए तो ये हो जाएगा 27 और 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 81 और माइनस ये हो जाएगा 9 बचे 45 और ये देखिए 3 और 33 और 3 हो जाएगा 36। और ध्यान से समझिए, ये हो जाएगा 81 और इनको जोड़ा जाए माइनस माइनस जुड़ेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, 6 5 11 के 1 4 3 7 1 8, तो यानी 81 माइनस 81 तो ये हो गया 0। क्या होगा? ये इसका मतलब जो तीन आपका है वो इसका शून्यक है। अब -1 को चेक कर लेते हैं, तो p यहाँ पर -1 रखना। ठीक है, जहां जहां 1 से वहां -1 रखिए, तो 3 गुणे यहाँ पर -1 का घात 3, फिर -5 गुणे -1 का घात 2, फिर 11 गुणे -1 और फिर -3। अब इसको सरल करें तो हो जाएगा 3 गुणे ये माइनस गुणे -3 करेंगे तो माइनस ही मान आएगा, और 1 को चाहे 1000 बार गुणा करें एक ही आएगा, और माइनस ही हो जाएगा 5 गुणे माइनस 2 बार करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये माइनस बन जाएगा प्लस, 11 को 11 ये माइनस हो गया 3। और इसको सरल करेंगे तो प्लस गुणे माइनस माइनस होगा, 3 एकम 3 और फिर ये हो जाएगा -5 और प्लस ये हो जाएगा 11 और फिर -3। अब देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो सभी माइनस जुड़ जाएंगे, तो 3 और 5 8 और 3 11, तो माइनस आ गया 11 और प्लस 11, तो ये इससे खत्म हो गया, ये भी आ गया 0, यानी ये भी इसका शून्य है। अब अगले को चेक कर लेते हैं। अब आपको p बराबर रखना है -1/3, सॉरी p बराबर नहीं रखा है, x बराबर रखना है। ठीक, अब यहाँ पर रखा जाए तो देखिए 3 है, 3 गुणे x के स्थान पे रखना -1/3 का घात 3, फिर माइनस लगा -5 गुणे x का घात x के स्थान पर रखना है -1/3 का घात 2, फिर -11 गुणे x के स्थान पर रखना है आपको -1/3 और फिर यहाँ पर रखना -3। सरल कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 3 गुणे यहाँ माइनस ही रहेगा, जब भी घात विषम होगा यानी 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो 11 हो 13 हो 15 हो तो उसका माइनस मान रहेगा, और जब इसको 3 बार करेंगे तो आ जाएगा 27। ठीक है, माइनस लगा है 5 गुणे सम होगा तो प्लस होगा 1/9 हो जाएगा, और फिर माइनस यहाँ देखिए माइनस गुणे माइनस बन जाएगा प्लस, 11 को 11/3 और फिर -3। इससे इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 9, तो ये आ गया क्या -1/9 और फिर ये होगा -5/9 और फिर ये हो गया प्लस 11/3 और फिर -3, तो इसको हम कर सकते हैं 1। अब 9 9 3 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 1। इसको बगल में देखिए, यहाँ पर जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 9। ठीक है, 9 9 3 1 का एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। अब इसमें कितने गुणा करेंगे तो 1, ये हो जाएगा -1। ठीक, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ पर हो जाएगा 5, ये भिन्न के जोड़ है, आप कर सकते हैं। यहाँ प्लस लगा प्लस लगा देंगे, इसमें कितने गुणा करेंगे 3 में कि 9 हो जाए 3, तो 11 में कर देंगे, 11 33। ठीक है, यहाँ माइनस लगा है माइनस लगा देंगे, इसमें कितने करेंगे 1 का तो 9 का तो ऊपर कर देंगे, 9 त्रिक 27। अब सरल कर लीजिए, माइनस 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 जुड़ जाएगा, तो ये 5 1 6 और 27 हो गया -33 और प्लस 33/9। जब इनको जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू होगा 0/9 और 0 में किसी का भी भाग देंगे तो आएगा 0, यानी सभी इसके क्या है शून्यक है। यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः त्रिघात बहुपद, या ऐसे लिख दीजिए अतः 3 -1 और -1/3 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। दिए गए बहुपद के शून्यक हैं, क्यों हैं? क्योंकि इनको रखने पर इनका वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, दिए गए बहुपद के शून्यक हैं, तो शून्यक की जांच हो गई। आपको हमेशा याद रखना है शून्यक तभी होगा
जो शून्य का है उसको जब बहुपद में रखें तो शून्य आना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपने इसको भी देखा, इसको भी देखा और इसको भी देखा, तो शून्य आना चाहिए, तभी शून्य का, अन्यथा शून्य नहीं है। अब कह रहा है इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। त्रिघात बहुपद क्या है, यही है आपका, क्या है, कि x इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 का किससे तुलना करना है, इसके व्यापक रूप से। इसका व्यापक रूप क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल डी इक्वल टू नहीं रहेगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो तुलना कर दिया जाए। तो देखिए यहाँ ए के स्थान पे क्या लिखा है 3, तो ये बराबर हो जाएगा 3। यहाँ देखिए बी लिखा है, यहाँ बी के स्थान पे क्या लिखा है -5, तो बी बराबर हो गया -5। माइनस रहेगा तो माइनस चिन्ह लगाया जाएगा। यहाँ देखिए सी है और यहाँ सी के स्थान पे है क्या 11, तो सी बराबर हो गया -11, माइनस तो माइनस लिखेंगे। और यहाँ डी है और यहाँ डी के स्थान पर है क्या -3, तो -3 लिख देंगे। तो यहाँ पर आपने सबका वैल्यू निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। तो क्या कर लीजिए, पहले अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a। तो अल्फा मतलब पहला शून्य, पहला शून्य क्या है 3, और प्लस दूसरा शून्य क्या है -1, और प्लस तीसरा शून्य क्या है -1/3, और बराबर -b का मान कितना है देखिए -5, तो -5 रख दीजिए, और बटे ये का मान 3 है तो 3 रख दीजिए, ठीक है। अब इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ प्लस माइनस हो गया -1, तो यहाँ प्लस माइनस हो गया -1/3, और यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस 5/3। अब इसको एक कर सकते हैं, इसको भी एक कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, बराबर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 त्रिक 9, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 1, और ये बराबर आ गया 5/3। अब देखो ये माइनस 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 जुड़ जाएगा, ध्यान समझिएगा। जब माइनस माइनस जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9, और फिर हो जाएगा -4/3, और यहाँ पर हो गया 5/3, 9 में से 4 घटा लेंगे तो 5/3, और यहाँ भी 5/3। तो ये पहला पता हो गया, यानी अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यकों का योग जो होता है वो आपने जांच कर लिया कि होता है सही या नहीं। अब आपको क्या करना है, इसको जांच करना, तो इसी के नीचे करेंगे, चूंकि स्पेस नहीं इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूं। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है आपका, देखिएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a, ठीक है। तो इनका 2 का गुणा कर लिया जाए तो हो जाएगा 3 गुणे -1, ठीक, प्लस लगा है प्लस -1 गुणे गामा -1/3, और फिर प्लस गामा का मान है -1/3, और फिर गुणा हो जाएगा किसका मान है अल्फा का मान 3, और बराबर c/a। तो c का मान देखिए -11 है, और बटे ये का मान कितना है 3, तो 3 रख दीजिए। इनको हल करेंगे तो ये 3 × 3 -3 हो जाएगा, और ये देखिए माइनस गुणे माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस 1/3 हो गया, और ये देखिए प्लस गुणे माइनस, इस चीज को काट देंगे तो -1 आ जाएगा, बराबर आ गया -11/3। इनको हर कर लेंगे, एक जोड़ लेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे 3, यहाँ 3 का गुणा होगा 3 त्रिक 9, प्लस यहाँ होगा 1, और प्लस यहाँ भी हो जाएगा 3 × 3, सॉरी यहाँ माइनस होगा, और बराबर -11/3। अब इसको देखिए, इसको सरल करेंगे तो आपका आ जाएगा -11/3, और यहाँ भी -11/3, तो ये दोनों वैल्यू आपका भी बराबर हो गया। अब आपका एक वैल्यू और बचा, उसको भी फ्रेंड्स आपको चेक करना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। अल्फा का मान है 3 गुणे बीटा का मान है -1 और गुणे गामा का मान है
-1/3 और माइनस डी, देखिए माइनस लगाएंगे और डी का वैल्यू देखा जाए तो यहाँ -3 है, तो -3 रख देंगे और बटे, यहाँ -3 रख देंगे और बटे ये का मान 3 है तो 3 रख देंगे। ठीक है, अब इस 3 से इस 3 को काट देंगे, माइनस गुणे माइनस आपका हो जाएगा +1, और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटे 3, 3 से 3 काट देंगे तो 1 बराबर 1 आ गया। इस तरह से आपको हल करना है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन काफी लंबा था, इसलिए कई पार्टों में हो गया है। इसको आप पहले यहाँ तक हल करेंगे, यहाँ तक, फिर इसको और फिर इसको हल करेंगे। इस तरह से डियर फ्रेंड्स आज के वीडियो लेक्चर में आपने देखा प्रश्नावली 2.2 के पहले के उदाहरण। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो ऐसे शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।